जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे के प्रैक्टिस सेट। इसमें से आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो अच्छे प्रश्न हैं हम उनको लेकर आते हैं प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इनमें जितने भी प्रश्न आते हैं वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए अच्छे से अच्छे प्रश्न हैं। एक बार इन्हें आप लोग वीडियो रोक के लगाने की कोशिश किया करें। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं वीडियो को। ठीक है, चालू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपये है। वस्तु को 39% की छूट पर बेचने से दुकानदार को 22% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जब भी इस प्रकार प्रश्न आएगा, कह रहा अंकित मूल्य कितना 492, छूट कितनी दी जाएगी 39%। छूट किस पर दी जाती है? एमपी पर, यानी अंकित मूल्य पर। तो एमपी में कितने छूट दी जा रही है? 39। तो 100 में छूट दी जाएगी 39, तो कितना बचेगा? 61। कितना? 61, यानी ये 61% वैल्यू बची। इसके बाद 22% का लाभ। लाभ किस में होता है? सीपी में। ठीक, किसके बराबर? सीपी। कितना हो जाएगा? 122%। तो प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, एमपी और सीपी का रेशियो ले लेंगे। एमपी का रेशियो 61 का 61 दूना 122। ठीक है, यहाँ बचे कितना? 2। इधर कितना आ जाएगा? 1। यानी उस वस्तु का एमपी कितना है? 2, तो उसका सीपी कितना होगा? 1 यूनिट। तो यहाँ से एमपी हमको कितना दिया है? इसका 2 मान दिया है 492 रुपये। कितना? 492। तो ये 1 का मान कितना? 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2 दूना 4। 2 से भाग कितना? 2 दूना 4, 2 चौको 8, कितना बचा? 1 दूछा का 12। तो 1 यूनिट मान कितना है? 246 रुपये। तो वस्तु का सीपी जो है कितना है? 246 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दूसरा। कह रहा है यदि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, ये क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। क्या अंतराल पर? एक साथ बजती हैं। ठीक है, अंतराल पर बजती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? एक साथ कितनी बार बजेंगी? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें क्या लेना होता है? इन संख्याओं का एलसीएम लेना होता है, लासा। तो 2 4 8 10 12, इसका लासा कितना होगा? 2 4 6 10 12, इसका लासा आ जाएगा कितना? इसका लासा आ जाएगा 120 सेकंड। कितना आएगा? 120 सेकंड। 120 सेकंड में कितने? 120 सेकंड, 120 सेकंड कितना आएगा? 2 मिनट। कितना आएगा? 2 मिनट। और हमसे सवाल पूछा जाएगा 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, यानी 2 मिनट में एक बार बज रही है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 2 से भाग कितना आया? 15। कितना है? 15 बार। इसमें आंसर देखते हैं 14 15 16 17 भी है। जब भी इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए तो इसमें +1 जोड़ दिया जाता है। कितना आएगा? 16 बार। तो इसका आंसर कितना है? 16 बार। क्योंकि जब प्रारंभ में घंटी बजती है तो उसको प्रारंभ वाला भी टाइम लिया जाता है। तो यहाँ कितना आएगा? 16 बार। अगर यहीं पर सवाल में पूछा जाता तो 30 मिनट में कितनी बार और एक साथ बजेंगी, और शब्द अगर जुड़ा होता तो इसका आंसर कितना था? 15। ठीक है, अभी इसका आंसर कितना है? 16। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। कह रहा 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? कितना प्रतिशत होगी? ठीक है, तो सबसे मिलते हैं पहली संख्या, यानी ABC। तो तीसरी संख्या से तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, तो ये 120 हो जाएगी, ये 130 हो जाएगी। तो ये इसका कितना परसेंट है? तो इसका मतलब है 120 बटे 130। 120 बटे कितना है इसमें? 30। 120 बटे 30। तो इसमें यहाँ से थोड़ा सा हमसे प्रश्न गलत नोट हो, यहाँ लिखना था कितना? 50%। यहाँ 50% है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 50%, तो 150 हो जाएगा। तो 120 150 यानी नीचे इंटू 100, 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ से फिर काटेंगे, इसमें कितनी बार कटेगा? 5 15 से कितना? 15 ठीक 120, कितना है? 80%। कितना इसका आंसर? 80%। यानी इसको ये भी नहीं बनाना था हमको। अगर करना चाहते तो आसानी से एक लाइन में हो जाता। पहली संख्या दूसरी का कितना है, तो पहली अगर 120 है तो दूसरी कितनी हो? 150 और इंटू 100 करना था। और जब इसे 0 से 0 काटेंगे, 5 से काट 3 से काटा 4, 3 से काटा 5, तो 4 बटे 5 कितना होता है? 80%। कितना है? 80%। इसका आंसर कितना है? 80% है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर हमारा है 4। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 4 में शेषफल बताना है हमें। क्या करना है उसमें? शेषफल बताना। देखते हैं शेषफल कितना है उसमें। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न है 7 की पावर 90 भाजक 6 का शेषफल, यानी रिमाइंडर बताना है इसका। ऑप्शन है इसमें 1, B 2, C 3, D 0। ठीक है, इस प्रकार जब भी प्रश्न आता है तो हमें क्या करना होता है? इस संख्या को देखना होता है कि इसके अंतर कितना है। ये वाली संख्या ऊपर वाली की तो एक ज़्यादा होगी या एक कम होगी। अगर नहीं है तो उसे हमें उसमें बनाना होता है। सबसे पहले देखते हैं, तो ये लिखा है 7 और 90 और बटे 6, तो ये इसको लिख सकते हैं हम 6 + 1 बटे 6 पावर 90। अब देखते हैं 6 से 6 कट जाएगा, ये अभी 7 लिखा हुआ है, ये कट जाएगा तो 1 की पावर कितना बचा? पावर 90, और 1 की घात कुछ भी हो तो उसका मान कितना था? 1। तो इसका आंसर कितना आया? 1। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है। 0.1 नहीं 0.1 का कितना प्रतिशत
दशमलव का कितना प्रतिशत 0.01 है, 0.01 है। ऑप्शन इसके हैं 0.1%, ऑप्शन बी 0.001%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 100%, ऑप्शन डी 100%। ठीक है, देखते हैं। कह रहा 0.1 का, तो 0.1 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं यहाँ यक्स प्रतिशत किसके बराबर है, 0.01 इसके बराबर है। तो यहाँ से हमें यक्स का मान चाहिए, तो 0.1 गुणते एक्स बटे 100 बराबर 0.01, ये उधर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा यक्स बराबर 0.01 इंटू 100 और बटे कितना 0.1 ये आएगा। अब यहाँ से दोनों दशमलव कट जाएंगे, यहाँ से दशमलव का हटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 100 दशमलव यहाँ लग जाएगा, पावर बटे 1 आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो नीचे वाला दशमलव हटा ऊपर 0 कितना आया 10%, कितना इसका आंसर आया 10% आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 10%। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है देखते हैं। कह रहा कौन सी संख्या अपरिमेय है। प्रश्न नंबर 6, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसके ऑप्शन संख्या कौन सी हैं, 64 √64, ऑप्शन बी समझो इसको, ऑप्शन बी लेते हैं, ये ए है बी √64, सी 4th √64, ऑप्शन डी 6th √64। इसमें बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, या वे संख्या जो रूट के अंदर रहते हैं, रूट से पूरा मान से बाहर निकलता। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका अगर हल करेंगे तो 64 क्यूब निकल कितना आएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। इस पर देखेंगे कितना इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका अगर मान हल करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 64 में किसकी पावर 4 का बाहर आ जाए तो इसका कोई मान नहीं है, तो ये क्या है अपरिमेय, यही संख्या अपरिमेय है। 4th √64 कितना है अपरिमेय, क्योंकि 4 की पावर 3 64 होता है और 2 की पावर 6 64 होता है और 8 की पावर 2 64 होता है, तो ये पावर के रूप में नहीं आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा अपरिमेय। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा 46 वस्तुओं को बेचने से 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत होगा। इसके ऑप्शन हैं 10%, बी 9%, सी 20%, डी 10%, डी 8% है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा 46 वस्तुओं को बेचने से 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसमें हानि कितनी हो रही है, हानि इसमें हो रही है 4 वस्तुओं की। कितने की 4 वस्तुओं की। अच्छा, जब 46 की बेची जा रही है तो 4 वस्तुओं की हानि हो रही है और विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब कि वस्तु जो हमारी सीपी रही होगी कितने वस्तुओं के बराबर रहेगी 46, ये बेचने पर 4 का नुकसान, यानी 4 वस्तुएं उसमें और ज़्यादा रही होंगी, तो कितना आ जाएगा 50 वस्तुएं, यानी सीपी कितने रहेगी 50 वस्तुओं की, जिसमें कितना नुकसान हो रहा है 4 का। तो यहाँ से आ जाएगा 4 बटे कितना 50 इंटू 100, 50 से काटा कितना है 50 दूना 100, 4 गुणते तो कितना है 8%, इसका आंसर कितना है 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रश्न नंबर ये 7 था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 था। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर हमारा है 8। अगला प्रश्न नंबर हमारा 8, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है देखते हैं। किसी पार्टी में कुल 17 लोग हैं और उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो
कुल हस्त मिलापों की संख्या है। ऑप्शन है 163, ऑप्शन बी 153, ऑप्शन सी 136, ऑप्शन डी 124। ठीक है। इसे एक पार्टी में 17 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल हस्त मिलापों की संख्या क्या होगी। इस प्रकार जब भी प्रश्न आता है तो इसमें इसके लिए एक सूत्र प्रयोग किया जाता है, n-1/2। n क्या होता है, जितने लोग होते हैं, कितने, 17 में एक जाए कितना, 16 बटे कितना, 2 से काटा, ये 8 आएगा, 17 गुटे 8 कितना, 136। कितना आंसर है इसका, 136। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 क्या है, कह रहा है tan 30 प्लस tan 60 अंश, tan 30 tan 60 अंश अपान cos 30 अंश, इसका मान बताना हमें, cos 30 इसका मान बताना है। इसके ऑप्शन है 8/3, बी नंबर है √3, सी नंबर है 8/√3, डी नंबर है 1 + √3। ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 प्लस tan 60 का मान कितना होता है, √3, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। जब इसे हल करेंगे तो √3 से √3 गुणा कितना, √3 खत्म हो जाए, तो यहाँ आ गया 3 + 1 कितना, 4/√3। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। जब इसे हल करेंगे 4 दूना 8 और यहाँ नीचे रूट हट जाएगा, कितना है, 8/3। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 था ये। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 8 असंरेखी बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आज के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है इसका, पहला ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन 112, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 56, चौथा ऑप्शन 68। अब इसे हम लोग देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले का 8 बिंदुओं से। असंरेखी मतलब है कि बिंदु एक रेखा में ना हो, एक सीध में। त्रिभुज का बनता है जब अगर कोई बिंदु तीनों एक ही रेखा में, जैसे ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु, ये अगर इनको मिला दिया सीध, तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज तभी बने जब ये असंरेखी हों, कोई बिंदु ऊपर या नीचे, इधर, या फिर ये बिंदु नीचे भी हो सकते हैं, कहीं भी हों, लेकिन ये एक सीध में ना हो, एक रेखा पे ना हो, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक, यहाँ हमें बनाना है 8 बिंदु लेकर, तो इसके लिए बनेगा 8 बिंदुओं में कितने लेकर चुनना है, 3 बिंदु से बनता है त्रिभुज, तो 8C3 बनेगा। ठीक है, 8C3। अब इसका मान हमें लिखना कैसे, डायरेक्ट कैसे लिखना है, जितना ऊपर होता है ऐसे लिख देते हैं 8, यहाँ कितना है 3, तो इसका मान 3 बार लिखेंगे, 8 7 6, कितना 8 7 6, और नीचे कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, यहाँ कितना है 8 7 6, और फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 1, 3 दूना 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना होता है 8 7 56। इसका आंसर कितना आया, 8 7 56। ठीक है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 8/फैक्टोरियल 8 - 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 56। ठीक है, 56 इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है 11 से बड़ी, प्रश्न नंबर 11 में 11 से बड़ी अभाज्य संख्या के अंत में कौन सा अंक नहीं आ सकता है। इसके ऑप्शन हैं 5, 1, 7, ये ऑप्शन नंबर सी 7, और डी नंबर है 3।
इसे देखना, कह रहा 11 से बड़ी कोई आभाज्य संख्या लेना है, उसमें ऐसा कौन सा अंक है जो उससे बड़ी होगी, 11 के बाद वो अंक कभी नहीं आ सकता। तो हम लोग देखते हैं, जैसे 5 लिया हमने, तो 5 लेंगे तो 11 के बाद कौन सी संख्या है, 15। अगर 15 लेंगे तो 11 से बड़ी संख्या तो है, लेकिन 15 आभाज्य संख्या नहीं है, 5 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी ये, तो ये आभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 25 लेंगे तो 25 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, और किससे कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, तो ये भी आभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए इसको, यही हमारा आंसर है। आगे इसको देखते हैं, अगर 11 है यहाँ तो हमने 11 ले लिया, तो 11 तो आभाज्य संख्या है, लेकिन 11 से बड़ी नंबर चाहिए, तो 11 से बड़ा कौन सा, 31 आ जाएगा, तो 31 में लास्ट में आ जाएगा, ये आभाज्य संख्या है। 41 में ये भी आभाज्य संख्या, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये है आंसर इसका, हो सकता है, ठीक है। 17, अगर 1 के बाद 7 ले लेंगे 17 आ जाएगा, ये भी आभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। 37 लेंगे, ये भी आभाज्य संख्या हो सकती है। इधर 3 तो 13 ही बन जाएगा, यानी ये तीनों तो आभाज्य संख्या बना सकते हैं। 11 के बाद अगर इनको लिखा जाए 11 से बड़ी संख्या में, तो ये संख्या आभाज्य बना सकते हैं, लेकिन 5 कभी भी नहीं बनेगा। 11 से कोई भी बड़ी संख्या ले लें, उसके अंदर अगर 5 आ जाएगा तो आभाज्य संख्या नहीं बनेगा, ठीक है। इसे साफ करते हैं, ये प्रश्न नंबर 11 था हमारा, ठीक है। इसका आंसर कितना है, 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं हम लोग क्या है। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्यूब रूट, प्रश्न नंबर 12, 185 193, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। ऑप्शन इसके दिए हैं, ऑप्शन दिया इसका 47 67 57 25। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ध्यान से देखना, इसे हम कैसे हल करेंगे। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं 3 आ रहा है, तो किसके क्यूब में, क्यूब करने में किसके अंत में 3 आता है, ठीक है। ये हमें देखना है। सबसे इकाई अंक लास्ट में, जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो अंत में कितना आएगा, 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, अंत में 7 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 64, तो अंत में कितना मिला 4। 5 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, 125, यहाँ 5 मिलेगा। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 216। फिर 7 का अगर क्यूब करेंगे यहाँ मिलेगा 343। अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 मिलेगा, और 9 का क्यूब करेंगे 729 मिलेगा, और 10 का क्यूब करेंगे यहाँ 0 मिलेगा। अंतिम अंक क्या है यहाँ पर, अब हमें देखना 3 किसके क्यूब के अंत में आ रहा है। 3 यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ देखते हैं, 2 ही नंबर केवल हैं जो बदल रहे हैं, बाकी वही आएंगे, यानी 2 और 3 ले लें। यहाँ 2 करते हैं तो 8 मिलता है, 3 करते तो 7 मिलता है, बाकी देखो 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 करेंगे तो 4 मिलेगा, 5 क्यूब करेंगे 5 मिलेगा, 6 क्यूब करेंगे तो 6 मिलेगा, 9 का क्यूब करेंगे 9 मिलेगा, 10 में तो 0 लास्ट में होगा तो 0 मिलेगा। अगर 7 का करेंगे तो 3 मिलेगा, और 8 करेंगे 2 मिलेगा, तो ये बदल जाते हैं। 2 वाले में 8 मिलेगा, 8 वाले में 2 मिलेगा, 3 वाले में 7 मिलेगा, और 7 वाले में 3 मिलेगा, ठीक है। यही ध्यान देना है हमें। यहाँ 3 मिल रहा तो इसका मतलब इसका इकाई कितना रहा होगा, यहाँ 7 रहा होगा, ठीक है। अब ये 3 3 में जोड़ा बनाते हैं, तो इसका 3 अंक खत्म कर दिया हमने, 3 अंक खत्म कर दिया। अब 185 किस संख्या के घन के पास में है, तो 6 कितना होता है, 6 का होता है 216, उससे तो छोटा है, तो इसका इससे कितना बड़ा है, 125 आएगा। 125 से बड़ा है तो कितना है, 125 का 5 का, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 लिख देंगे इससे, कितना है 57, यानी ये नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए। 216 से छोटा है ना, तो 216 छोटा वाला अंक लेने कौन सा है, 5, 5 क्यूब 125 होता है, यही हमारा आंसर कितना आया, 57। ऑप्शन कितना है इसका, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न नंबर 12 था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है हमारा, 13 में कह रहा है किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है, ठीक है। इस वस्तु को 10% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन इसके लिखते हैं हम। पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 145, तीसरा ऑप्शन है 132, और चौथा ऑप्शन है 150। प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को यदि हम 90 रुपये में बेचते हैं तो 25% की हमें हानि प्राप्त होती है। यदि वस्तु पे 10% का हमें लाभ प्राप्त करना है तो इसे हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। चलो हल करते हैं, हम इसे देखते हैं। यानी 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि, 25% का भिन्न मान कितना होगा फ्रैक्शन में, 1/4, यानी 4 रुपये अगर उसकी वस्तु सीपी है, 4 रुपये की वस्तु खरीदी जाती है तो उसमें 1 का नुकसान हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी उसका 3 हो जाएगा, और 3 का मान कितना दिया हमें 90 रुपये, यानी 1 यूनिट का कितना आएगा 30 रुपये, 1 यूनिट मान कितना है 30 रुपये, तो हमें 4 का मान चाहिए सीपी, तो 4 कितना आ जाएगा इसका, 4 का इसमें गुणा करा देंगे, तो 4 बार कितना आ जाएगा, 4 गुणते 30, कितना है 120 रुपये, यानी वस्तु की सीपी कितनी है 120 रुपये, लेकिन हमसे कहा इसमें 10% का लाभ, 10% का लाभ, तो 120 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 12 रुपये आ जाएगा, यानी 120 रुपये की चीज़ है उसमें 12 रुपये का लाभ लेंगे तो कितने बेच के, 132 रुपये का, कितना है 132 रुपये का जब हम बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 14, इसमें क्या लिखा है, बड़ी संख्या बताने में √7 माइनस √5 कामा √5 माइनस √3 √9 माइनस √7 √11 माइनस √9 में बड़ी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, क्या होगी, क्या होगी। इसी को मान लेते हैं हम लोग, इसको ऑप्शन ए मान लेते हैं, इसको ऑप्शन बी मान लेते हैं, इसको ऑप्शन सी मान लेते हैं, इसको ऑप्शन डी मान लेते हैं, ठीक है। 4 संख्या, 4 में एक ही बड़ी होगी। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। जब भी माइनस में संख्या दी हूँ और रूट में हूँ, उनमें बड़ी या छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी हो। अगर हमें सबसे पहले बड़ी ज्ञात करनी है इसमें, तो इसके क्या करेंगे, इनको देखते हैं क्या जोड़ इनका समान है या इनका अंतर समान है। तो हम देखिए 7 5 12, 5 3 8, यानी जोड़ इनका समान नहीं है, ये नियम तो नहीं लगेगा। अब देखें अंतर कितना है, इसका अंतर कितना आएगा 2, इसका अंतर कितना आएगा 2, इसका अंतर कितना आया 2, इसका अंतर कितना आया 2। अगर अंतर समान आ रहा है तो अब हमें ये देखना है सबसे छोटी संख्या कहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे छोटी संख्या कहाँ पर लिखी हुई है, 5 और 3, 5 और 3। तो यही हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी कौन सी, √5 माइनस √3, √5 माइनस 3 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस है, अगर अंतर समान है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या जहाँ से प्रारंभ होगी जो भी, वही हमारी सबसे बड़ी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 15 लिखते हैं हम सबसे पहले, किसी नल से एक बूंद, किसी नल से एक बूंद प्रति मिनट की दर से पानी टपकती है 730 बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर पानी बनाती हैं। तो 365 दिन में कितने लीटर पानी व्यर्थ हो जाएगा, ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है इसका 81 लीटर, ऑप्शन बी 65 लीटर, ऑप्शन सी 75 लीटर, ऑप्शन डी 72 लीटर, ठीक है। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए आप लोग, क्या कह रहा प्रश्न कह रहा, किसी नल से एक बूंद प्रति मिनट की दर से पानी टपकती है, यानी 1 मिनट में 1 बूंद पानी नीचे गिर जाता है, बेकार हो जाता है, और 730 बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर पानी बनता है, ठीक है। तो 365 दिन में कितने लीटर पानी नल से बेकार हो जाएगा, यानी व्यर्थ हो जाएगा, टपक जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले कहाँ से हल करेंगे। देखते हैं कि 1 बूंद 1 मिनट में, 1 बूंद 1 मिनट में टपकती है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल समय कितना दिया हुआ है, 365 दिन। तो सबसे पहले 365 दिन में हम बनाएंगे क्या, मिनट। 365 दिन में मिनट बनाएंगे, तो 365, और हर दिन कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। ये टोटल कितने आए, मिनट की संख्या आई, और 1 मिनट में इतनी ही बूंदें, तो टोटल बूंदों की संख्या हो जाएगी, इसमें बूंदें आ गई। अब हमसे सवाल का है 730 बूंदें मिलकर 100 ml बनाती हैं, 730 बूंदें मिलकर 100 ml बनाती हैं, 730 यानी 100 ml बराबर 730 बूंदें, ठीक है। 100 ml बराबर 730 बूंदें। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे 1 बूंद बराबर, तो 1 बूंद बराबर ये 730 के नीचे आ जाएगा 100 ml बटे 730। तो इसमें क्या कराना है, 1 बूंद में थे ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसे गुणा करा देंगे, 365 गुणते 24 तो 700, यानी 24 इंटू 60, फिर इंटू ये जो बचा है 100 बटे 730, तो ये क्या बनेगा, मिलीलीटर में आएगा, ठीक है। अब इसे हमें हल करना है, यानी 1 मिनट में कितना आता था यहाँ, 1 बूंद,
तो यहाँ से मिनट निकाला, टोटल मिनट इतना आया और 1 मिनट इतना ही आएगा तो इतने ही बूंदें बनेंगी। ठीक है, अब कह रहा 100 ml कितने बराबर, 730 बूंद के बराबर है। तो ये कुल बूंदें तो हैं, तो यहाँ से 1 बूंद बराबर कितना आ जाएगा, 100 ml बटे 730। तो बस यही 100 बटे ml इसमें 730 से गुणा करा दिया। अब इसे हमें हल करना है, तो इसे हल करेंगे कैसे, काटते हैं। सबसे पहले काटते हैं, ये कटेगा 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा। 2 से इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा 30, 24 से 72, 72 3 0, यानी कि ये क्या है, ml में आ गया आंसर। ठीक है, हमको चाहिए लीटर में, तो 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो यहाँ इसमें अगर 1000 से भाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा, लीटर, 3 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आया, 72 लीटर। तो इसका आंसर कितना आया, 72 लीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आज हम लोगों ने 15 प्रश्न किए इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 15 प्रश्न किए जो पिछली परीक्षा में आए हुए थे। आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।